इकोनॉमी से रिलेटेड एक स्टोरी ऐड करेंगे नाजरीन। इंपोर्ट्स में तेज़ रफ्तार इजाफे से अक्टूबर में 11 करोड़ 20 लाख डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सितंबर में सरप्लस रहने वाला करंट अकाउंट डेफिसिट में चला गया है। रवा माली साल के सिर्फ 4 माह में 73 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 256% ज़्यादा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये खसारा IMF के मुतालबे पर दरामदात में नरमी की वजह से बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये पॉलिसीज़ वाकई मईशत के लिए हैं और किस तरह से इसको हम देख सकते हैं कि इसको स्टेबलाइज कैसे किया जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए हारून शरीफ साहब इकोनॉमी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। पाकिस्तान के जुलाई टू अक्टूबर के इस अरसे में अगर हम बात करें तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पिछले साल की निस्बत, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि 256% ज़्यादा है। आप मेन ड्राइवर्स क्या समझते हैं और इसमें राइजिंग इंपोर्ट्स और हमारी जो स्टेगनेंट एक्सपोर्ट्स हैं उसका किस हद तक शेयर या हिस्सा है? ये पाकिस्तान की जो दो कोर प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं काफ़ी दहाइयों से, वो ट्विन डेफिसिट है। एक हमारा बजट का खसारा है कि हमारे पास टैक्सेस और इनफ्लो कम आते हैं और हमारे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा हमारा एक्सटर्नल अकाउंट का, करंट अकाउंट का खसारा है कि हमारी एक्सपोर्ट ओवर द ईयर्स कम हुई है, इंपोर्ट बढ़ती जा रही है और उसको कुछ ऑफसेट कर देती है फॉरेन एक्सचेंज से, रेमिटेंस वगैरह, बट फिर भी आपका गैप रहता है। अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो मेरे लिए बिल्कुल अनयूजुअल नहीं है, एक्सपेक्टेड हैं। ये यही पैटर्न काफ़ी अरसे से चला आ रहा है कि देखिए, आपको 250 मिलियन की पॉपुलेशन के लिए अगर प्रोडक्शन मुल्क के अंदर लिमिटेड हो, ज़राअत लिमिटेड हो, अगर आपने इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना हो तो इंपोर्ट को आपको रिलैक्स करना पड़ता है। इंपोर्ट को आर्टिफिशली टैरिफ से, बाकी चीज़ों से आप बहुत देर तक नहीं रोक सकते। इंपोर्ट हैज़ गॉन अप वेयरएज़ एक्सपोर्ट वहीं पर फ्लैट है, बल्कि थोड़ी कम है। उससे देखिए कि अगर पिछले साल से हम कंपेयर करें इसी क्वार्टर का, तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। 200 मिलियन डॉलर सिर्फ अक्टूबर का डिक्लाइन है। अब ये जो डिक्लाइन है ये आगे कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि IMF और इंटरनेशनल इदारे, एंड राइटली सो, उनका प्रेशर ये है कि आप आर्टिफिशली जब रोकते हैं तो फिर आपके ऊपर अचानक करेंसी पे प्रेशर बढ़ जाता है और आपको इवेंचुअली डीवैल्यू करना पड़ता है अपनी एक्सपोर्ट को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। हमारी जो असल चीज़ है अमीना, वो ये है कि हमें हंगामी बुनियाद पर जो सेक्टर्स विनर्स हैं, जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 साल में अगर थोड़ी सी एक्सपोर्ट तगड़ी होती है फिर इस मसले से निकल पाएंगे, वरना ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें इम्बैलेंसेस हिट करते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन जो अभी आप कह रहे हैं कि जैसे कि इंपोर्ट्स को थोड़ा रिलैक्स करना पड़ता है, इस पे जो कर्ब्स हैं, साथ साथ क्या ऑल्टरनेटिव पॉलिसी हो सकती है कि इसका असर हम कम कर सकें? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इसका कुलिया या फॉर्मूला होगा। जी, इसका कुलिया बड़ा आसान। देखिए, दुनिया में 2 तरह की थिंकिंग थी। एक पहले थी कि आप जो अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए टैरिफ्स बढ़ाते थे और बाहर से चीज़ें नहीं लेते थे। उससे ये हुआ कि आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं की, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी आनी बंद हो गई, बाहर की चीज़ें आनी बंद हो गई, तो वो पॉलिसी फेल हो गई। फिर आजकल जो पिछले 20-30 साल से है कि आप ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करते हैं कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन करें उन एरियाज़ में जहां आपका एडवांटेज है, और जिनमें नहीं है वो अशिया को इंपोर्ट करें। और आपने देखे WTO इसीलिए बना था, ऑल्दो ट्रंप साहब ने उसको डिमोलिश कर दिया। अब ये जो आर्गूमेंट पाकिस्तान का है, देखिए, लोगों ने इसेंशियल्स लेने भी हैं, लोगों ने एक्सपेंशन की मशीनरी भी मंगवानी है। इसका कुलिया बड़ा सिंपल है कि आपको पेटनेज छोड़ना पड़ेगा ऐसी इंडस्ट्रीज़ का और ऐसे सेक्टर्स का जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। हम अभी तक शुगर मिलों को पेटनेज देते हैं, हम अभी तक बेसिक टेक्सटाइल्स को देते हैं, किसी हद तक ऑटो को देते आए हैं। सो वी नीड टू नाउ लेट देम कम्पीट। हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर में है, नॉलेज और IT की एक्सपोर्ट्स के अंदर है, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल के अंदर है। आई थिंक हमें फाइनेंसेस को और पॉलिसीज़ को उसके पीछे लाइन करना पड़ेगा। अब आगे आगे बेल आउट्स एंड हैंड आउट्स और फ्री चेक्स और जियोपॉलिटिकल जो रेंट्स हैं वो गायब होते जा रहे हैं। राइट। और एक और चीज़ के
एक्सपोर्ट्स को रिवाइव करने के लिए हमें क्या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म मेजर्स लेने की ज़रूरत है विदाउट ट्रिगरिंग द अनड्यू इकोनॉमिक पेन, और इसके साथ साथ हम स्टेबलाइज भी कर लें अपना जो एक्सटर्नल अकाउंट है? कि देखिए, एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनाने से आपको IMF नहीं रोकता है। IMF आपको सब्सिडीज जो लेवल प्लेइंग नहीं है वो देने से रोकता है। अब हमारे कुछ सेक्टर्स बड़े कंपेटिटिव हैं। मैं काम कर रहा हूँ, हेल्प आउट कर रहा हूँ, जैसे हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, सियालकोट, दैट्स अबाउट 12% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। यू नो, हमारे IT के बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। तो जहाँ हम कंपेटिटिव हैं वहाँ तो IMF का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो कहता है कि आप बिलावजह का पेटरेज और सब्सिडीज ना दीजिए। यहाँ पर हमें चाहिए कि 2 या 3 सेक्टर्स को ज़रा खुला छोड़ें, उनको सेंट्रलाइज रेगुलेटरी कंट्रोल से निकालें। दैट्स नंबर 1। लेट पीपल ग्रो इन दैट। लेकिन बहुत बड़ा इशू है फाइनेंसिंग। उनके लिए फ्लेक्सिबल रिस्क कैपिटल कमर्शियल बैंक नहीं देते हैं, क्योंकि 65% उनका पैसा सरकार बोरो कर लेती है, बाकी बड़े बोरोर्स लेते हैं। एक तो हुकूमत को इमीडिएटली इंसेंटिव देना पड़ेगा कि हम वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप्स और इनके लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को लीड करने दें ताकि पैसा अवेलेबल हो। तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन रेलेवेंट स्किल्स और एंड उसकी टेक्नोलॉजी को आने दीजिए। ये 3-4 चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट खुद ब खुद बढ़ना शुरू होगी, 3 से 5 साल लगेंगे, लेकिन एक सिम्ट बन जाएगी। लेकिन उसके लिए ये सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बस का रोग नहीं है। पॉलिसी की स्पेस खोलें, बेस्ट माइंड्स को बुलाएं। कटिंग एज दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेड प्रेशर में है, तो बहुत अच्छी पॉलिसीज बन रही हैं। अनलेस हमारी पॉलिसी, क्योंकि एक्सपोर्ट पॉलिसी हैज़ टू बी ग्लोबल, उससे compete करेगी, तब तक हम आगे इसमें, अगर हम ओल्ड स्कूल उसी स्ट्रक्चर पे चलते रहेंगे तो ये प्रेशर्स जाते नहीं देंगे। बिल्कुल, रेमेडीज तो बहुत हैं, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन ये अब गवर्नमेंट को देखना होगा, इसको प्रायोरिटाइज करना होगा। थैंक यू सो मच हारून शरीफ साहब, इस पर हमें तजिया पेश करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।